हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? अपने आज पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताओं में आहड़ सभ्यता के बारे में। तो आहड़ सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ज्यादा उपकरण यहाँ जो मिले हैं साक्ष्य, वो ताम्र युगीन सभ्यता के मिले हैं। इस सभ्यता को राजस्थान की पाठ्य पुस्तक किताबों में 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता बताई गई है। 5000 वर्ष पुरानी। और बेड़च आहड़ नदी की घाटियों में ये विकसित हुई थी। यानी नदी जहाँ लोग रहते हैं उनके लिए जल की आवश्यकता आता है नहीं कि जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ नहीं है। तो जल की आवश्यकता के अनुसार ये लोग पहले बसे थे और आज भी बसते हैं। तो उसी हिसाब से ये इस नदी के किनारे जो भी सभ्यता होगी वो कोई ना कोई नदी के किनारे होगी। तो उस नदी का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो इसका नाम है बेड़च से या आयड़ नदी है। ये आहड़ नहीं है, आहड़ सभ्यता है और आयड़ नदी का नाम है आयड़ नदी। यानी जो ये बेड़च नदी है, ये दो नाम मिलते हैं इनके। आयड़ है पहले शुरू में, जहां उद्गम स्थल पे आयड़ है, फिर उदय सागर झील में ये गिरती है उदयपुर के अंदर। और जैसे उदय सागर झील में गिर के आगे जब ये प्रभावित होती है तो वो बेड़च के नाम से प्रभावित होती है। तो ये बेड़च और आयड़ दोनों ही ये नाम है प्रसिद्ध है। इनकी घाटियों में ये विकसित हुई। एक गैर सिंधु सभ्यता स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता से इनका नहीं है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उनमें ये नहीं आती। ये गैर सिंधु घाटी सभ्यता है। ये ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। तांबे को भी काम ये प्रयोग हुए थे और पाषाण के भी, यानी पत्थर के और तांबे दोनों के ये औजार मिले थे, इसलिए इनको ताम्र पाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप। नगरीय जो कालीबंगा थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। गांव का जो रहन सहन सिस्टम होता है उसके हिसाब से ये सभ्यता बसी हुई है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी कहा। इनके दो नाम दिए। ये गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार है बहुत बड़े, और इन्होंने ये आघाटपुर या आघाट दुर्ग का, और इस सभ्यता का काल भी गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि इस सभ्यता का काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। यानी गोपीनाथ शर्मा ने आघाटपुर या आघाट दुर्ग सभ्यता का नाम दिया, और इनके काल जो बताया कि ये सभ्यता थी, इस काल में यहाँ थी कि 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक ये थी। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है, और तांबा बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ मिला है। इनको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ताम्रवती नगरी और ताम्रवती जननी के नाम से दोनों ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार टॉपिक। तो ये आहड़ है वो ताम्रवती नगरी कहलाती है। और गणेश्वर सभ्यता है, पढ़ेंगे आप आगे, उसके अंदर आता है कि वो है तांबे की जननी, यानी सबसे पहले जन्म वहां हुआ। बहुत पुरानी सभ्यता है वो भी। तो इनको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। जननी आए तो गणेश्वर सीकर वाली, और नगरी आए तो आहड़। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया आदि के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ।
HD सांकलिया हंसमुख धीरजलाल नाम है इसका, हंसमुख HD सांकलिया यानी हंसमुख धीरजलाल ने आहड़ या बनास संस्कृति का है, इसको हंसमुख धीरजलाल यानी HD सांकलिया जो उत्खनन कर इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य भी यहाँ हुआ था, और इन्होंने HD सांकलिया साहब ने इन्होंने कहा कि आहड़ या बनास संस्कृति है, क्योंकि ये आहड़ जो नदी है वो आगे जाकर के बनास नदी की ये सहायक नदियां मानी जाती है और उस बनास में गिरती है, तो इसलिए इन्होंने बनास संस्कृति भी इसको कहा है। तो बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति जो सभ्यता इसको किसने कहा? HD सांकलिया या हंसमुख सांकलिया, पूरा नाम है इसका हंसमुख सांकलिया। अब 1953 में इनका अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, खोज की थी इसकी, तो 1953, और वो 1952 कौन सी है? 1952 कालीबंगा। तो 52 और 53 दोनों में देखिए अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है, दोनों कंटिन्यू है। यदि उनका सन याद हो गया तो इस सन से उनका भी इनका याद हो जाएगा, इनका याद रह गया तो इसका याद रह जाएगा ऐसे। तो उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुन्ना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा ये संयुक्त रूप से किया गया था। यहाँ पे ये याद रखना है आपको, डेक्कन कॉलेज पुन्ना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। और आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य किया करो। तो ये था उत्खनन कार्य, और उत्खनन कार्य के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। यानी ये जो सभ्यता है वो 500 मीटर लंबा एक टीपा है और उनका नाम है धूलकोट। तो इनका नाम धूलकोट क्यों पड़ा? धूलकोट ये 500 मीटर लंबा टीपा है, और इस टीपे ये कोई ही आहड़ जो संस्कृति है, सभ्यता है, इनका मुख्य केंद्र माना जाता है, इसीलिए इनका नाम भी धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और धूलकोट क्यों है? क्योंकि इनका जो मुख्य जो टीला है, मुख्य जो केंद्र माने अपने, तो वो यही है। एक शिवालय में मेवाड़ के राजा अलट के शासनकाल का शिलालेख मिला है, यानी मेवाड़ का राजा था अलट, और उस समय का ये शिलालेख है वहां मिला है। तो उसी से पता चलता है कि यहाँ पे किसका राज था, एक शिवालय है, और इस उत्खनन में ये शिलालेख मिला है राजा अलट का। गंगोदय नामक एक प्राचीन कुंड भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा भी गया है RS परीक्षा में। गंगोदय नामक एक प्राचीन कुंड है, और उनमें उनका पवित्र तीर्थ स्थल मानते थे आहड़वासी। यानी आजकल जैसे हरिद्वार जाते हैं उस हिसाब से उस वक्त गंगोदय नामक एक कुंड है, और उस कुंड को ये बहुत पवित्र मानते, तीर्थ स्थल मानते थे आपका। तो ये बहुत कृषि कार्य के अंदर गेहूं की, ज्वार की, चावल की खेती करते थे। और चावल पीलीबंगा के अंदर थे नहीं, इनका फैक्ट आप याद रखना चावल का, पीलीबंगा के अंदर चावल नहीं है, और यहाँ पे चावल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकान बनाने में धूप से सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का, यानी ये भी आता है कि धूप से सुखाई गई ईंटें और पत्थर दोनों का ही मकान बनाने में, स्तूप बनाने में इनका प्रयोग हुआ। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है यहाँ, यानी बहुत ज्यादा तांबे का प्रयोग होता था, इसलिए तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य, यानी तांबे का तो कौशल केंद्र था, ये तांबे का कौशल केंद्र था, तांबे का बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पे, तांबे से ही है सब सिस्टम इनका।
अगला पॉइंट है, एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। एक मकान मिला है बड़ा और उसमें 4 से 6 चूल्हे मिलना, यह संकेत करता है कि ये संयुक्त परिवार प्रथाएं इस सभ्यता में थी। एक साथ बड़ा परिवार रहेगा तो चूल्हों की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो 4 से 6 चूल्हे जो मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि ये संयुक्त परिवार और सामूहिक भोज इस संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट थे और बढ़ता था। एक साथ मकान में 4 से 6 चूल्हों का बनना। काले व लाल मिट्टी के बर्तन, काला और लाल मिट्टी के बर्तन के आकार उत्पादन कौशल की समानता से पता चलता है। यानी इनकी जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं काले और लाल, इनकी जो कुशलता है उनसे पता चलता है कौन से संस्कृति में ऐसे मिले हैं तो उनसे समानता की गई है। तो संपर्क इनका नवदा टोली, नागदा, एरन, कायस्था और उत्तर गुजरात, यहाँ इन स्थानों पे भी ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो लाल और काले, तो इनकी समानता से ये पता चलता है कि इन जो सभ्यताएं थी उस वक्त उनमें भी इनका संपर्क था। मृतकों को गहनों, आभूषणों और कपड़ों, यानी गहनों, आभूषणों और कपड़ों के साथ ये गाड़ते थे। यानी मृतकों को गहनों, आभूषणों और कपड़ों के साथ ही दफनाते थे। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी ये लाल काले वाली मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं वो इसी में मिलते हैं। लाल और काले, कलर याद रखना है इसका, लाल और काला कलर है जिन बर्तनों का है वो इसी संस्कृति का है। तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग हुए, यानी यहाँ पे तांबा, तभी तो ये तांबर संस्कृति कहा जाता है इसको। तांबे का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई के व्यवसाय का पता चलता है। यानी उत्खनन में ठप्पे मिले हैं, जो रंगाई और छपाई का व्यवसाय यहाँ लोग, इस सभ्यता के लोग करते थे। इन ठप्पों से ये पता चलता है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिली है कि आयडवासियों के उल्टी तपाई शैली से बने अलंकृत गोरे मंकोट या कोट, ये स्थानीय भाषा में इनका नाम है मंकोट है और गोरे कोट है। ये स्थानीय अनाज रखने के लिए बड़े मर्द पात्र मिट्टी के अंडाकार आकार में ये बड़े बर्तन रखते थे, मर्द भांड होते थे जिसको बोलते, इनका नाम गोरे मंकोट या कोट कहते थे स्थानीय भाषा में। तो ये बहुत बड़ा मिट्टी का एक बर्तन होता था और उल्टी तपाई में, ताकि ये तपाई शैली में हो, ताकि इन्हें टूटे नहीं, मजबूत हो। तो इनमें ये अनाज रखते थे, अपना अनाज रखने के लिए ये बनाए हुए थे। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है टोटल 6। तो ये किताब में स्पष्टीकरण दिया हुआ है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। तो 6 इनका याद, आंकड़ा फिक्स याद रखना है। 3 मुहरे मिली है, यूनानी मुद्राएं कितनी मिली है 6, और मुहरे कितनी मिली है 3। एक में यूनानी देवता अपोलो है, यूनान का देवता अपोलो है, और इस अपोलो की मूर्ति तस्वीर लगी हुई है इसके ऊपर, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। यानी अपोलो की मूर्ति है, यूनान का देवता था, और उनका पीछे हाथ में तीर लिया और पीछे एक तरकस बंधा हुआ है। इस हिसाब से मिट्टी के जो मिले हैं आकृतियां, उसमें बेल है, सींग वाले पशु है, गेंडा है, कुत्ते, हाथी, मनुष्य की आकृतियां आदि मिले हैं, लेकिन घोड़े की कोई आकृति नहीं मिली है। ये याद रखना आप, घोड़े की कोई मूर्ति इस आयड में नहीं मिली है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो
नहीं हो, कंफ्यूज करे, तो घोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। घोड़े के बारे में आप ध्यान रखना, घोड़े की मूर्ति नहीं मिली है। अगला है टेराकोटा से निर्मित, अब टेराकोटा पद्धति है उससे निर्मित बैल की प्रतिमा मिली है हमको, और उनको बनासेन बुल पुरातात्विकविद जो है, पुराविदों जो उत्खनन खननकर्ताएं हैं उसके द्वारा बनासेन बुल कहा है उसको। बनासेन बुल क्या है? घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, इस हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बनासेन बुल एक बैल की आकृति है और टेराकोटा से निर्मित है, और यहाँ आहेड़ में मिली है। मातृ देवी, यहाँ की देवी, पूज्य देवी की मूर्ति मिली है। 2 नारी 1 पुरुष की मूर्ति मिली है। मणिया आभूषण का प्रयोग यहाँ होता था, उनके भी साक्ष्य मिले हैं। यानी आजकल जो आभूषण पहनते हैं, अंगूठी वगैरह, पाजेब वगैरह, ये चीजें, तो इनमें क्या है, मणिये और आभूषण उस वक्त भी मिले थे इस सभ्यता में भी। एक बड़ा कमरा है और कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियां, ऐसा संकेत करते हैं कि यहाँ सामूहिक कोई भोज बनता था, यानी पूरी नगरी को जिमाने के लिए कोई भोज बनता। बड़ा कमरा है, सभा भवन, और उसके अंदर ये चीजें बड़ी बड़ी भट्टियां वगैरह रखी हुई मिली है। इसका मतलब यहाँ कोई फंक्शन वगैरह उनके होते तो उसमें सामूहिक भोज बनता था। ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय का पता चलता है। ठप्पे मिले हैं तो उसमें रंगाई छपाई की। तोल के बाट, सील बट्टा मिला है। सील बट्टा मतलब तोल के जो बाट है वो पत्थर के मिले हैं। सील बट्टा यानी सील टाइप, सील के जिसे अपने कहें पत्थर के टुकड़े हैं, तोल उससे तोला जाता था, तो उसका नाम था सील बट्टा, इसलिए सील बट्टा का। तांबा गलाने के यंत्र भी प्राप्त हुए, यानी तांबे को अन्य औजार बनाने के लिए गलाया जाता था और फिर बनते थे, तो उनका ये मिला है यंत्र। यहाँ की ये जो सभ्यता है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था का आधार है, पशुपालन ही इसकी अर्थव्यवस्था का आधार मानी गई है। एक चक्रकूप मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चक्रकूप ये मिला है कि जैसे मान लो ये सोखता गड्ढा बनाते थे, पानी का गड्ढा खोद करके जमीन में, और जैसे उस वक्त घड़े वगैरह ये अंदर एक छिद्र युक्त जो घड़े थे वो डाल करके एक के ऊपर एक इस हिसाब से, और एक सोखता गड्ढा यानी जो वेस्ट जो पानी है वो उसके अंदर जाए और जा करके ये सोख जाए धरती। तो ऐसा एक सोखता गड्ढा बनाते थे, उसको चक्रकूप के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रकूप। चक्रकूप क्या है? तो ये सोखता गड्ढा, शोषण पात्र है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक आर्य सभ्यता के बारे में। आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए इसी प्रकार, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।